हेलो फ्रेंड्स, न्यूज तो सुन ही रहे होंगे। श्री ओम बिरला, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज बीन नाउ इंट्रोड्यूस और एटलीस्ट अटेम्प्टेड टू बी इंट्रोड्यूस बाय द ऑपोजिशन। और ये एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज है बिकॉज ऑल्दो हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, हमने इसको थियोरेटिकली पढ़ा है, बट इट इज अ रेयर अकरेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कि ऐसा कभी हुआ है। होता है लेकिन 2 बार हुआ है, लेकिन दिस इज ह्यूज न्यूज। मेरे ख्याल से दिस इज द राइट टाइम दैट यू शुड नो एवरीथिंग, सब कुछ जो भी जानना चाहते हो कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा को कैसे रिमूव किया जाता है, एग्जैक्ट प्रोसेस कैसे किया जाता है। अगर यू वांट टू नो दिस, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तुम्हारी सारी क्लैरिटी हो जाएगी। तुम्हें कभी जिंदगी में कोई एमसीक्यू, कोई मेन से रिलेटेड, कोई तुम्हें घर में भी डिस्कस कर रहा होगा, तुम्हें सब पता होगा दैट व्हाट इज इट अबाउट द रिमूवल ऑफ द स्पीकर। सो डोंट मिस दिस वीडियो फॉर एनीथिंग। छोटा सा वीडियो है लेकिन कॉम्पैक्ट है। ग्रैब अ नोटबुक और मेक श्योर कि तुम मुझे अपने कमेंट स्पीच में डालते जाओ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। ये धमाकेदार न्यूज है, इसके लिए यू शुड नो एवरीथिंग। सो इससे पहले कि हम स्टार्ट करते हैं, अनअकैडमी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अनअकैडमी में मुझे ज्वाइन करने का तरीका है सिडलाइव, SIDLIVE, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन और PSIR ऑप्शनल। 750 मार्क्स की जिम्मेदारी मेरी है। मेक श्योर दैट यू यूज द कोड सिडलाइव एंड जॉइन अस। उसी के साथ साथ अनअकैडमी की रिवीजन टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, विच इज मियरली एट 1999। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा रीजनेबल प्राइस हो सकता है। अगर तुम्हें लगता है तो तुम्हें बहुत मेजर गलत लगता है। सो मेक श्योर अनअकैडमी के वेबसाइट पे जाओ जहां पर यह सब लिखा हुआ है, सिडलाइव यूज करना, SIDLIVE, और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। Those of you जो मुझे नहीं जानते, आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 15 years of experience है। There are several books on polity, governance as well as constitution जो मैंने लिखी है, which are available in the market. Make sure that तुम reasonable और professional preparation करना चाहते हो, come to us. So let's try and understand this. Unmissable session है। If you miss it, say goodbye to UPSC CSE 2026 बिकॉज ये क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांस है। जब भी इस तरह का करंट अफेयर होता है यूपीएससी छोड़ता नहीं है। सो नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दिस। न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि स्पीकर इज इन ट्रबल। बड़े मेजर बड़ी बात है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द स्पीकर। ये सरकार वाला नहीं है, ये स्पीकर को हटाने के लिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हुई है, राइट। अभी हाल फिलहाल में अभी चल रहा है, देखा जाएगा ऑपोजिशन में क्या होगा, फाइनली कौन कंट्रीब्यूट करेगा, कौन हेल्प करेगा या नहीं करेगा, बिकॉज दिस ये कोई छोटी बात तो है नहीं। इट्स अ बिग 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 थिंग। स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा होते, सभापति होते। लोकसभा ने खुद उनको इलेक्ट किया होता है। समझने की कोशिश करो, लोकसभा ने खुद स्पीकर को इलेक्ट किया होता है। लोकसभा का सब कुछ, सारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सब कुछ स्पीकर साहब ने किया होता है। ही इज वेरी हाई लेवल ऑफिसर, इज अ वेरी हाई लेवल पोजिशन, और उनके खिलाफ इस तरह से करना इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। एंड देयरफॉर इतने आराम से तो सब कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी इस बारे में बात हो रही है तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। सो यस, दिस इज हैपनिंग, बट करना क्या है ना। सबसे पहले हमें यह बात मालूम होना चाहिए कि बात इतनी दूर तक आई कैसे। हाल फिलहाल में ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही थी। अब तो ये बात इतने बात हो चुकी है कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पे ये सब बातें इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हमें सब कुछ मालूम ही है। बट ऑपोजिशन इस तरह का इल्जाम लगाने लग गया है कि जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है, स्पीकर साहब श्री ओम बिरला साहब, वो सबको मौका नहीं दे रहे हैं अपनी बात रखने का इन द लोकसभा। इसको बड़ा सीवियरली क्रिटिसाइज किया जाता है। समझने की कोशिश करो, स्पीकर सभापति है, उनका काम है न्यूट्रल होना, उनका काम होता है नॉन पार्टिसान बिहेवियर करना। कौन सा बिहेवियर? नॉन पार्टिसान बिहेवियर, मतलब पार्टी से लेना देना नहीं होना चाहिए। उनका काम है सबको बिल्कुल समान अवसर मिले, सब अपनी बात रख सके। हाँ, रूल्स जरूर फॉलो हो। लोकसभा में किस तरह से काम होता है उसके लिए एक पूरा लॉ बना हुआ है, रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द लोकसभा लिखा हुआ है। सो अब ये वाला सिचुएशन हो गया तो 120 के करीब एमपीस ने अब बोला कि ये तो गलत बात है जी, हम तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे। इन अदर वर्ड्स, हमें ये स्पीकर नहीं चाहिए।
एज आई टोल्ड यू, ये बहुत ही रेयर अकरेंस है, झटका लगने वाली बात है। ये पार्लियामेंट में एक धमाका हो गया कि ये ऐसा कैसे कर लिया। दिस इज अ ड्रास्टिक स्टेप। यहां तक हो गया जो आपको एक आम एजुकेटर या आम खबर या आपको मीडिया में समझ में आने लगता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा वो सारी बातें जो कि आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए करते कैसे। पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये लिखा कहां है। ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है आर्टिकल 94 सब क्लॉज सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सब लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आर्टिकल 94 सब क्लॉज सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा हुआ है। नाउ यहां पर यह जो लिखा हुआ है वहां यह लिखा हुआ है कि एक पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है। देयर इज अ प्रोसेस ऑन दिस। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस। करना कैसे? नंबर वन, पहले एक रिटन नोटिस दिया जाएगा। स्टेप नंबर वन करते जाना। एक रिटन नोटिस लिया जाएगा टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। यह बात बोली जाएगी कि जी हमको ये स्पीकर नहीं चाहिए। वेरी गुड। अब उस मोशन को, उस प्रस्ताव को उस दिन के लिस्ट ऑफ बिजनेस पे डाला जाएगा। याद रखना ये जो प्रस्ताव है, ओके, अब स्पीकर साहब के खिलाफ मूव हो रहा है तो स्पीकर साहब खुद तो सभापति नहीं हो सकते है ना। समझो, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार एक न्यायपूर्ण प्रतिक्रिया होने के, एक न्यायपूर्ण प्रोसेस होने के लिए आपके खिलाफ ही प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है तो आप खुद ही तो सभापति रह नहीं सकते ना। तो ऐसा प्रस्ताव जब आएगा तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाएंगे। सो द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम करेंगे, वो सभापति होंगे व्हाइल दिस मोशन इज बीइंग डिस्कस। प्लीज अंडरस्टैंड, स्पीकर हाउस में हो सकते हैं, स्पीकर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं। इनफैक्ट द एंटायर प्रोसेस के अंत में जब वोटिंग होगी तो स्पीकर कैन इवन वोट, बट स्पीकर कैन नॉट बी द सभापति। ये बात समझो, ये बहुत बड़ी बात है। तो डेप्यूटी स्पीकर नॉर्मली प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे व्हाइल दिस मोशन इज बीइंग डिस्कस्ड। जैसे ही डेप्यूटी स्पीकर इस मोशन को देखेंगे उसी समय 50 मिनिमम 50 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने अपना सपोर्ट देना चाहिए कि मेरा समर्थन है कि मैं ये मोशन पर जो बहस है ये टेकन अप होना चाहिए। यानी कि इस मोशन पर अब प्रोसेस स्टार्ट होगा। पार्लियामेंट में जो कुछ भी होता है वो 4 स्टेप्स में होता है, इंट्रोडक्शन, डिबेट, डिस्कशन एंड वोटिंग। तो पहले मोशन इंट्रोड्यूस होते ही 50 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उसको अपना सपोर्ट देंगे, बोलेंगे जी जी हम भी साथ में हैं, वी वांट दिस टू हैपन। फिर डिबेट होगी, उस पर बहस होगी, डिस्कशन होगी, बहुत सारी बातें बोली जाएगी, दोनों तरफ से होगा। वो ऑपोजिशन वाले भी जिन्होंने ये मोशन मूव किया वो भी, और सरकार की तरफ से या जो स्पीकर की तरफ से वो भी बोलेंगे। अब उस मोशन को एडमिट करने के बाद फिर पूरे हाउस में उसकी वोटिंग होगी। कृपा करके याद रखना ये केवल लोकसभा में होगा। याद रखना राज्यसभा का इससे कोई लेना देना नहीं है, लिखो इसको। इट इज ओनली हैपनिंग इन द लोकसभा, नॉट इन द राज्यसभा। अब पूरे लोकसभा में इस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी तो सभापति जो भी उस टाइम डेप्यूटी स्पीकर होंगे वो बोलेंगे दोज इन फेवर ऑफ दिस मोशन, यानी कि जो चाहते हैं कि स्पीकर को हटा दिया जाए वो अपना बटन दबाए या फिर चिल्ला के बोले यस, और जो इस मोशन, इस प्रस्ताव के खिलाफ है वो भी अपना बटन दबा के या तो रेड बटन यानी कि नो बटन दबाएंगे या फिर बोलेंगे नो। अब डिपेंड करता है कि मामला कितना करीबी लड़ाई है। कभी कभी आवाज से, वॉइस वोट से समझ में आ जाता है कि मोशन जीते हो कि मोशन हारे हो। कभी कभी डिवीजन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिवीजन करना पड़ता है। डिवीजन मतलब वो मशीनों पे बटन दबाने पड़ते हैं, तब पता चलता है जी जीते या हारे। आमतौर पे ऐसे सिचुएशन में डिवीजन पे ही चले जाता है ताकि क्लैरिटी हो जाए कि कौन जीता कौन हारा। जो यहां पर मेजॉरिटी, जिस तरह का बहुमत चाहिए होता है उसको बोला जाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिखने वाला पॉइंट है, इसको बोला जाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखो, एक बार जस्ट ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेरे सामने खोल लो, तो कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखोगे तो उसमें लिखा होगा द देन मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। अब ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा,
मैं तुम्हें समझा देता हूं ताकि तुम कहीं जाओगे तो तुम समझा पाओगे किसी को। थोड़ा सा मैथ्स है। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी करने के लिए मुझे मेजॉरिटी बहुमत चाहिए होती है इफेक्टिव स्ट्रेंथ के लिए। मान के चलो कि हमारे पास लेट्स से 5 किताबें हैं। मैं ऐसे ही किताबें कर लेता हूं यार, किताबें पकड़ लो यार, चलो यार, और तो मेंबर्स तो दिख नहीं रहे हमारे पास। ओके, सो हमारे पास 5 किताबें हैं। ओके, सो आई हैव 1 2 3 4, ये तो ज्यादा हो गई, 6 हो गई, चलो 6 किताबें। सो मैक्सिमम हमारे पास 6 किताबें, राइट। लेकिन कोइंसिडेंटली 6 किताबों की इस जगह में एक किताब कभी आई नहीं। एक किताब बोलते मैं नहीं रहना चाहती यहां पर। ओके, मैं एब्सेंट हूं, एब्सेंट इन द सेंस मैं हूं ही नहीं, मैं तुम्हारा पार्ट ही नहीं बनूंगी। तो इसको बोलते हैं वेकेंसी। अब वेकेंसी कैसे हो गई? इस मेंबर की वेकेंसी हो गई डेथ से या फिर रेजिग्नेशन से या किसी डिस्क्वालिफिकेशन से। तो आज इफेक्टिवली हमारे हाउस में कितने किताबें रह गई? 1 2 3 4 5। तो मेरे पास 5 है। प्लीज याद रखना, ये कभी भरी ही नहीं डेथ की वजह से या रेजिग्नेशन की वजह से, खाली हो गई, वो डब्बा है, खाली है। उसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेंथ। सो हमारे पास है इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50%। 50% निकालो +1। अभी भी शायद तुम्हें ना समझ में आए, मैं तुम्हें फिर इसको और इजीली समझा देता हूं, बिकॉज ये समझना बड़ा जरूरी है। लेट्स से कि लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ अलाउड है 543। ये सब एग्जाम्पल की तरह से मैं बात कर रहा हूं। सपोज 5 सीट्स वेकेंट हो गई, चाहे वो डेथ की वजह से, चाहे रेजिग्नेशन की वजह से, चाहे डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से। तो 543 में से हमें 5 माइनस कर देता हूं, क्योंकि ये तो खाली हो गए, रिक्त स्थान हो गया। एब्सेंट नहीं बोल रहा हूं, है ही नहीं यार, ये खत्म, गेम ओवर। ऐसा नहीं कि आज अनुपस्थित है, आज बीमार है, ना ना ना, ये है ही नहीं, ये सीट ही खाली है। तो बचे 538। नाउ मैं इसकी ये 538 जो है ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ है। क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इसका 50% निकालो तो जाएगा 269। 269 +1, 50% +1, वो हो जाएगा 270। 270 आते ही हम बोलेंगे द देन मेजॉरिटी, यानी कि द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, या कि मेजॉरिटी 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ +1 इज कॉल्ड एज इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो स्पीकर को रिमूव करने के लिए हम लोगों को इफेक्टिव मेजॉरिटी यूज करनी पड़ती है। दिस इज कॉल्ड एज द देन मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑपोजिशन इज मूव तो कर रहा है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे नंबर्स तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। 240 तो उनके पास इंडिविजुअली है, और एनडीए वगैरह को निकाल के प्लस ऐड कर दोगे तो करीब करीब ये लोग 300 के आसपास आ जाएंगे, सब मिला मिलू के साथी वगैरह वगैरह। हमें तो किसी आसपास तक भी ऑपोजिशन में चांस नहीं दिख रहा कि दे विल बी एबल टू गेट। तो अगर बहुत ही ज्यादा किस्मत अच्छी है तो 238 के आसपास मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से थोड़ा हिसाब निकाल लो। व्हाट डू यू थिंक? तुम्हें क्या लगता है? एक बार जरा मैथ्स करके मुझे पता ना कि मैं मैथ्स ठीक कर रहा हूं कि नहीं। सो मोटा मोटा अगर तुम बिल्कुल ही अच्छा सा, बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा है, तो 238 के आसपास एमपीस मिलेंगे जो ऑपोजिशन की तरफ से सपोर्ट कर सकते हैं। अभी क्या होगा वो तो मुझे पता ही नहीं। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले वो एडमिट हो जाए। एडमिट होने के बाद फिर वोट डिबेट होगा, फिर डिस्कशन होगा, फिर वोटिंग होगी, और वोटिंग में 99.9% वो हारने वाले। रुको यार, 99.9 नहीं, 100% वो हारने वाले, बिकॉज दे डोंट हैव द नंबर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सारा खेल नंबर्स का होता है। तुम्हारे पास नंबर्स ही नहीं है, तुम करोगे क्या? सो दैट इज नॉट गोइंग टू फंक्शन। सो इवन इफ इट इज एडमिटेड, अभी तो एडमिशन की बात चल रही है, फिर एडमिटेड होगा, फिर उसके बाद डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगा, तो वो भी ये पक्का फेल होने वाले। ये ज्यादातर पोस्चरिंग है। अब तुम भी सोच रहे होंगे कि फिर ये कर क्यों रहे यार? इसी बहाने पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलेगा। लोकसभा में ऑपोजिशन अपनी बात रखेंगे, हमारे साथ ऐसा हुआ, मुझे कुछ कहना है। सामने वाले भी बोलेंगे मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम तो यहाँ पे कोई बोलता ही नहीं, लेकिन फिर भी ये होने वाला है। सो आमतौर पे पार्लियामेंट में इसलिए बोला रहता है, एक बहुत अच्छी लाइन है, इट सेज दैट ऑपोजिशन, द हाउस बिलोंग्स टू द ऑपोजिशन, बिकॉज वहां पर वो अपनी बात रख सकते हैं। अब उनका तो ऐतराज ही यही है, उनको तो प्रॉब्लम ही ये है कि स्पीकर हमें बोलने नहीं दे रहे,
और इसी बहाने उनको बोलने का पूरा मौका मिलेगा. दे विल बी एबल टू ले डाउन ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द हाउस कि हमने ये बात बोली थी, हमारे साथ ऐसा हुआ था, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड ऑब्वियसली इट वुड बी अ स्पेक्टेकल फॉर द एंटायर कंट्री टू वॉच. आप भी सुनोगे, फिर सब उनके सपोर्ट वाले उनके फिर बोलेंगे जी वो ठीक बोल रहे हैं, सरकार के जो सपोर्ट वाले वो बोलेंगे नहीं नहीं वो गलत बोल रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एनी विच वेज इट सेट्स द बॉल रोलिंग, और उसी की वजह से ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव हो जाने वाला है. बट स्पीकर की जो पोजीशन है वो बहुत ह्यूज है, राइट. उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस को होने दे पूरी तरह से, डेकोरम मेंटेन करें, और उनको अपनी बात आजादी से, ऑब्वियसली रूल्स में रखकर, लेकिन आजादी से रखने का मौका मिले. अब यही पॉलिटिकल पार्टीज में, यही ऑपोजिशन पार्टीज में इल्जाम लगा दिया गया कि जी हमको ये नहीं करने दिया गया, एंड दैट इज वाई द एंटायर नैरेटिव. हमारे 2-3 चीजें हो गई. एक, एज इंडियंस हम लोग थोड़े से घबरा भी गए कि यार पार्लियामेंट में ये स्टेप भी हो सकता है. सो दूसरा, इट हैज सेट द बॉल रोलिंग ऑन अ वेरी स्पूरियस थिंग. बड़ा अजीब से बात लग रहा है, डर लग रहा है कि यार इतना बड़ी पोजीशन को भी नो कॉन्फिडेंस मोशन में लाया जा सकता है. एंड नंबर 2, एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड द टेक्नोक्रेट्स एंड द लॉयर्स एंड एवरीबडी, जिनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का मुद्दा भी हो जाता है. सो यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस पार्ट. सो ये न्यूट्रलिटी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म नहीं है, ये बहुत बहुत जरूरी है. इट इज द फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है. सो अगर ऐसा हुआ है तो इस बारे में सबको विचार करना पड़ेगा कि बात इतनी दूर तक पहुंची कैसे. तो अगर ऐसा पहुंच रहा है तो इट इज नॉट, जो होगा वो तो हमें पता है, बिकॉज द नंबर्स आर नॉट स्टैक्ड अप प्रॉपरली इन द फेवर ऑफ दैट मोशन. लेकिन ये क्यों हुआ इसके बारे में सोचना बड़ा जरूरी है. तुम इस बारे में क्या चाहते हो, तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो, डिटेल में कमेंट सेक्शन में लिखो. सिर्फ लेमैन की तरह, एक आम आदमी की तरह से सुनो और छोड़ दो, ऐसे मत करो. तुम्हारे भी विचार होने चाहिए और टेक्निकल विचार होने चाहिए. कमेंट सेक्शन भरा हुआ होना चाहिए. मुझे लगना चाहिए कि इंटेलिजेंट लोगों को मैंने इंटेलिजेंट बात बताई है. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस. छोटा सा वीडियो है लेकिन तुम्हारे बहुत काम आएगा. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो. मैं तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार करूंगा. इंटेलिजेंट कमेंट्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी करूंगा, स्क्रीनशॉट्स, ताकि लोगों को भी पता चले तुम में से इंटेलिजेंट कौन है. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस. इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.